ओके, देखो लास्ट लेक्चर में अपन ने देखा था हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। मतलब हिस्ट्री देखी थी अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में अपने को दिखा था कि हर्ट्ज ने जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा था तो उसको स्पार्क जनरेट हुआ, कैसे वो दिखाई दिया। उसके बाद में लिनर्ड नाम का साइंटिस्ट आया, उसने बोला कि जब यूवी लाइट जिंक प्लेट पे गिरेगी तो ऑल्टरनेट तो करंट प्रोड्यूस होगा। और इसके साथ में हॉलोच ने बोला कि जो कुछ करंट आता है उसका रीजन क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जिंक प्लेट से बाहर आ जाते। ये 3 रीजन अपन ने देखे थे। अब इसके बाद में अपन फिर से देखना चालू कर रहे थे हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। तो ये हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। अब इस डायग्राम में अपन ने देखा था, देखो कल बोला था मैंने क्या क्या चीज होती है। इस डायग्राम में क्या प्रेजेंट है, पहले तो ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब प्रेजेंट है, ये जो दिख रही है अपने को यहाँ पे देखो, ये इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। कल समझाया था ना मैंने इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब क्या होता है। आवाज आ रहा है मेरा? यस सर। ठीक है, तो इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब मैंने बोला था, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब में क्या होता है, ये जो ट्यूब है इस शेप की, ये ट्यूब, इस ट्यूब में से पूरी हवा बाहर निकाल दी तो अंदर जो कुछ बचा वो वैक्यूम बचा। तो वैक्यूम की ग्लास ट्यूब मतलब इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब। फिर इस ग्लास ट्यूब के अंदर 2 प्लेट रखी गई, ये एक प्लेट एनोड, ये जो दिख रही है ये प्लेट एनोड, और ये दूसरी एक प्लेट इसे कहेंगे अपन कैथोड। इस एनोड प्लेट को दूसरा एक नाम दिया जाता है, इसको कहा जाता है, कल बोला था क्या कहते हैं इसको, कौन सी प्लेट, कलेक्टर प्लेट। इट इज कॉल्ड एज कलेक्टर प्लेट। और ये जो दूसरी कैथोड है इसको कहा जाता है इमिटर प्लेट, इट इज कॉल्ड एज इमिटर प्लेट। अभी आलाने काय चालू आहे रे, इमिटर प्लेट। फिर इनको प्लेट के इसके अंदर रख दिया, इसको एनोड कैथोड कहते हैं। अब इमिटर प्लेट क्यों कहते हैं और कलेक्टर प्लेट क्यों कहते हैं, देखो जब लाइट कैथोड पे गिरेगी तो कैथोड में से इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, और जो एनोड है वो प्लेट क्या करेगी, कलेक्ट करेगी, इसलिए इसको कलेक्टर प्लेट कह रहे हैं अपन। इसके बाद में इस इवैक्यूएटेड ट्यूब को अपन ने बंद कर दिया, किससे, क्वार्ट्ज विंडो के साथ में। क्वार्ट्ज विंडो क्यों, क्योंकि क्वार्ट्ज मटेरियल इज 100% ट्रांसपेरेंट, जितनी भी लाइट उसके ऊपर गिरेगी सबकी लाइट वो ट्रांसपेरेंट कर देगा, मतलब ना तो एब्जॉर्प्शन होगा और ना ही रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पे सोर्स लेके रखा है, और सोर्स कौन सा अपन ने लिया, मोनोक्रोमेटिक सोर्स, ये वाला मोनोक्रोमेटिक सोर्स। मोनोक्रोमेटिक सोर्स का मतलब बोला था मैंने कल, क्या होता है, व्हाट इज मोनोक्रोमेटिक सोर्स। सर सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट आती है एक साथ, सिंगल फ्रीक्वेंसी, अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी की लाइट होगी तो उसको अपन कहेंगे मोनोक्रोमेटिक सोर्स और मोनोक्रोमेटिक लाइट। फिर अपन ने देखा था कि ये जो कलेक्टर और इमिटर प्लेट है इससे 2 वायर निकाले गए, और 2 वायर किसके साथ कनेक्ट करते हैं, यहाँ इसके इस कम्यूटेटर की के साथ में, इसे कहते हैं कम्यूटेटर की। ये जो 6 डॉट दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इसे कम्यूटेटर कहते हैं। कम्यूटेटर का काम क्या होता है, देखो ये जो कम्यूटेटर होता है इसका काम होता है टू अल्टर पोटेंशियल, टू अल्टर पोटेंशियल। मतलब अगर मुझे ये इमिटर प्लेट नेगेटिव पोटेंशियल पे चाहिए या पॉजिटिव पोटेंशियल पे चाहिए, जिस भी पोटेंशियल पे चाहिए मैं कम्यूटेटर की का यूज करके उसको अरेंज कर सकता हूँ। सिमिलरली एनोड को भी पॉजिटिव या नेगेटिव पोटेंशियल पे रख सकता हूँ। तो कौन सा पोटेंशियल देना है वो काम ये कम्यूटेटर करेगा, कैसे अपन वो देखते हैं। इसके नीचे फिर यहाँ माइक्रोमीटर लगा हुआ है। माइक्रोमीटर क्यों, क्योंकि जब भी लाइट इस कैथोड प्लेट के ऊपर गिरेगी तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे जो कलेक्टर प्लेट कलेक्ट करेगी, और इसके कारण अंदर करंट फ्लो होगा, तो जो कुछ करंट आएगा बहुत छोटा छोटा होता है, वो माइक्रोमीटर मेजर कर लेगा।
इसके साथ में इसके अक्रॉस वोल्टेज लगा के रखा है, बैटरी मतलब वोल्टमीटर लगा के रखा है। वोल्टमीटर का काम जो कुछ वोल्टेज आएगा उसे मेजर करना। ये जो डॉटेड वाली लाइन दिख रही है ये वाले ऐसे, दिस इट इज कॉल्ड एज रियोस्टेट। रियोस्टेट का काम होता है टू मेंटेन रेजिस्टेंस इन सर्किट, टू मेंटेन रेजिस्टेंस इन सर्किट। सर्किट के अंदर कितना रेजिस्टेंस मेंटेन करना है वो काम रहेगा इस रियोस्टेट का। और सबसे नीचे लगा के रखिए बैटरी, ये बैटरी प्लस माइनस सिंबल दे के रखा है। अब देखो पहले तो देखो इमीटर प्लेट और कलेक्टर प्लेट पॉजिटिव नेगेटिव पोटेंशियल पे है क्या? अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि ये इमीटर प्लेट ये वाली, इसका पोटेंशियल क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल? बोलो। नेगेटिव। नहीं, अब उसको अपन नेगेटिव कब बोलेंगे, जब वहां से जो वायर निकला है वो वायर किसके साथ, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा तब ना। अब यहाँ पे तुम देखो पहले तो इमीटर से जो वायर निकला है क्या वो बैटरी के नेगेटिव को कनेक्ट है क्या या पॉजिटिव को कनेक्ट है क्या? नहीं, नहीं ना, मतलब वो न्यूट्रल है ना। न्यूट्रल और न्यूट्रल। सिमिलरली जो कलेक्टर प्लेट है वो पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल। पॉजिटिव। इट इज ऑल्सो न्यूट्रल। उससे भी देखो न्यूट्रल है, उससे वो भी भी जो न्यूट्रल वायर है, निकला है वो किसी के साथ कनेक्ट ही नहीं है ना। ये वाला वायर ये दिख रहा है ऐसे देखो, वो यहाँ भी से न्यूट्रल। वायर वो भी न्यूट्रल। मतलब इनिशियली बैटरी भी उसको कनेक्टेड ही नहीं है, बैटरी नहीं कनेक्ट। बैटरी अटैच नहीं है उसको। अब देखो मान लो कि मुझे इमीटर प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल पे लाना है, इसको किस में नेगेटिव पोटेंशियल पे। अगर इमीटर प्लेट नेगेटिव पोटेंशियल पे आएगी तो कलेक्टर प्लेट कौन से पोटेंशियल पे चाहिए, पॉजिटिव पोटेंशियल पे। पॉजिटिव। अब देखो ये वायर ऐसे निकालते हैं अपन यहाँ से, ये वायर ऐसे आ रहे, ये वायर ऐसे आए, यहाँ से यहाँ तक वायर आया, सॉरी ये वायर इस तरह से आया ऐसे, यहाँ तक वायर आ चुका है और नेगेटिव पोटेंशियल का है यहाँ पे। अब देखो ये वायर को मैं इधर कनेक्ट करता हूँ ऐसे, तो इसका पोटेंशियल क्या बन जाएगा, वायर ऐसे आया ऐसे इस तरफ से पॉजिटिव बन गया जो मुझे नहीं चाहिए, मतलब मैं इसको ऐसे नहीं कनेक्ट कर सकता। हाँ सर, राइट साइड पे कनेक्ट करिए। मैं राइट साइड से भी नहीं कर सकते। देखो ऐसा ये जो वायर आया था यहाँ तक वायर, देखो अब यहाँ से इस तरफ कनेक्ट कर दो उसको। अब देखो इधर से वायर इस तरह से आगे आएगा इस ऐसे, अब नेगेटिव को कनेक्ट होगा है ना, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू इमीटर प्लेट। अब बराबर। और सिमिलरली अगर ये पॉजिटिव पे चाहिए तो यहाँ से दूसरा वायर निकालो ऐसे, ये ऐसे आ गया यहाँ से। अब इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो, इसको ऐसे, अब ये चला गया देखो ऐसे जाएगा नीचे की तरफ, अब ये बन गया पॉजिटिव। मतलब अपन ने बस कम्यूटेटर की मदद की यूज किया और उससे नेगेटिव पॉजिटिव डिसाइड कर लिया। सिमिलरली अगर मुझे उल्टा करना होगा, इसको रफ करते हैं पहले अपन। सिमिलरली अगर उल्टा करना होगा, उल्टा मतलब अब मुझे इसको करना है पॉजिटिव, अब इसको ये करना है मुझे नेगेटिव। तो अब क्या करेंगे, देखिए ये वायर यहाँ से लेके आओ ऐसे 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 इस तरफ से और ऐसे कनेक्ट कर दो। अब देखो ये बन गया पॉजिटिव, ये पूरा जो वायर आएगा उस सीक्वेंस में, इस सीक्वेंस में आ गया वायर ऐसे पॉजिटिव। पॉजिटिव बन गया। और सिमिलरली यहाँ से वायर निकाल के लो ऐसे इस तरफ से, अब ऊपर कनेक्ट कर दो ऐसे। अब ऐसा वायर अगर कनेक्ट कर दिया तो ये फिर से बन गया देखो नेगेटिव, अब ये नेगेटिव बन गया। क्लियर हुआ? तो कम्यूटेटर की का यूज किस लिए किया जाता है, टू अल्टर पोटेंशियल, मतलब इमीटर को पॉजिटिव पे रखना है नेगेटिव पे रखना है, कैसे रखना है वो। ठीक है,
तो इसका यूज होगा। फिलहाल अपन इसको न्यूट्रल रखते हैं, मतलब बैटरी कनेक्ट करके नहीं रखते अपन इसको। ठीक है। अब ये सेटअप समझ में आ गया क्या तुमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का? यस सर। यस सर। अब इसका एक्चुअल में वर्किंग मॉडल देखते हैं कैसे कैसे वर्किंग मॉडल लिखा होगा, देखो। एक मिनट सिर्फ ओपन हो रहा है वो। सर हाँ बोलो। सर ते क्वार्ट्स विंडो 100% ट्रान्सपरंट आहे ना? हाँ हाँ सर तर मग मोनोक्रोमॅटिक सोर्स जेवढं येईल तेवढं ग्लास ट्यूब मध्ये पूर्णच जाईल. पूर्ण जाईल, बरोबर पूर्ण जाईल, राईट राईट. तर नसलं तरी चालत असेल ना? नाही नाही, नसलं तर आपल्याला कळणार नाही ना. समजा आपण मोनोक्रोमॅटिक सोर्स नाही घेतला तर त्याच्या वेळेस काय होऊ शकतं, त्या वेळेस 5-6 टाईपच्या फ्रिक्वेन्सी त्याच्यात जाऊ शकतात ना. मग समजा त्या 5-6 फ्रिक्वेन्सी त्याच्यात गेल्या, बरोबर, आणि आपल्याला जर करंट इलेक्ट्रॉन बाहेर येताना भेटले तर आपण आपल्याला कसं काय कळणार की जो इलेक्ट्रॉन बाहेर आला तो ऍक्च्युली कोणत्या फ्रिक्वेन्सीमुळे बाहेर आला? समजलं ना? हा, म्हणून मोनोक्रोमॅटिक म्हणजे एक एक फ्रिक्वेन्सी 1 by 1 स्टडी करता येईल. आता हे ऍक्च्युअल सेटअप असतं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टचं, हर्ट्झ एक्सपेरिमेंट. आता त्याच्यात दिसतंय बघा, हा जो वरती पट्टा दाखवलाय आपल्याला, हा काय मोनोक्रोमॅटिक सोर्स आहे. आता जो लाईट हा मोनोक्रोमॅटिक सोर्स असा, जो लाईट खाली पडतोय तो लाईट काय याच्यामध्ये त्या लाईटची वेव्हलेंथ मेन्शन केली बघा. आता याच्यात जी लाईट पडते, पहिलं तर सेटअप लक्षात घ्या. ही जी ट्यूब दिसते ही इव्हॅक्युएटेड ग्लास ट्यूब, हा आपला इमिटर प्लेट, हा कलेक्टर प्लेट, बरोबर. हा क्वार्ट्स विंडो, इथं हा जो दिसतोय हा क्वार्ट्स विंडो. हा सर. इथून 2 वायर काढला, इथून एक वायर काढला आणि इथून एक वायर काढला. हा ॲमीटर आहे आपला, हे जो दिसतोय हा करंट मेजर करणारा डिव्हाइस आहे, हा ॲमीटर. आता ऍक्च्युअली हा ॲमीटर आणि हा गॅल्व्हनोमीटर आहे. ॲमीटर आणि गॅल्व्हनोमीटर मध्ये फरक असतो. ॲमीटर हा करंट मेजर करतो आणि गॅल्व्हनोमीटर हा करंटला डिटेक्ट करतो. मेजर करणं आणि डिटेक्ट करणं दोन वेगळ्या गोष्टी, बरोबर. हो चालतं. हा गॅल्व्हनोमीटर आहे. हा काय करंट जर असेल तर हा जो काटा आहे इकडे किंवा इकडे जाईल. करंट नसेल तर काटा 0 वरच राहील. आता काटा 0 वर आहे म्हणजे याच्यात करंट नाहीये आणि आपल्याला दिसतंय, कारण याच्यातून इलेक्ट्रॉन बाहेर येत आहे का? नाही ना, इमिटर प्लेट मधून. बघा मग आता आपण काय करू, ही जी लाईट आहे लाईटचं वेव्हलेंथ आणि फ्रिक्वेन्सी इथं मेन्शन केलेली. आता ही जी लाईट पडते त्या लाईटची वेव्हलेंथ आहे 688 नॅनोमीटर आणि फ्रिक्वेन्सी आहे 436 हर्ट्झ. आणि इथं जी प्लेट घेतली आपण इमिटर प्लेट, ती इमिटर प्लेट कोणत्या मटेरियलची बनलेली? सीझियम ची. ही जी इमिटर प्लेट इथं आहे सीझियम, त्याचा वर्क ज्याच्या थ्रीशॉर्ड वेव्हलेंथ, ही थ्रीशॉर्ड वेव्हलेंथ काल मी सांगितलं. थ्रीशॉर्ड वेव्हलेंथ, वर्क फंक्शन आणि थ्रीशॉर्ड फ्रिक्वेन्सी या कोणाच्या प्रॉपर्टी? मटेरियलच्या. या मटेरियलच्या. आता हे प्लेट आपण चेंज पण करू शकतो इथून. हे बघ, इतक्या सगळ्या प्लेट घेऊ शकतो आपण इथं. आता आपण रुबिडियमची प्लेट घेऊन बघू. सीझियमच्या जागी रुबिडियमची प्लेट घेतली तर रुबिडियमचा थ्रीशॉर्ड वेव्हलेंथ आहे 582. आता मला सांगा, या इमिटर प्लेटवर लाईट पडते का? इमिटर प्लेटवर लाईट पडते का? हो पडते. किती वेव्हलेंथची? किती वेव्हलेंथची? 688 नॅनोमीटर. आणि जो रुबिडियम आहे रुबिडियमची थ्रीशॉर्ड वेव्हलेंथ किती आहे? 582 नॅनोमीटर. इलेक्ट्रॉन बाहेर येत आहे का इमिटर प्लेट मधून? नाही. का बाहेर येत नाही? ते आवाज काढू नको, कोण येतो? मुद्दाम करते. हा, ते इलेक्ट्रॉन बाहेर का येत नाही जर त्याच्यावर लाईट पडते तर? सर ते कमी लेस दॅन. हा, प्रायमरी कंडिशन सॅटिस्फाय होत नाही. मी तुम्हाला काल प्रायमरी कंडिशन सांगितलं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट साठी, की एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर दॅन इक्वल टू 5 नॉट और फ्रिक्वेन्सी मस्ट बी ग्रेटर दॅन इक्वल टू थ्रीशॉर्ड फ्रिक्वेन्सी और थ्रीशॉर्ड वेव्हलेंथ मस्ट बी ग्रेटर दॅन इक्वल टू लॅम्बडा. म्हणजे लॅम्बडा नॉट ग्रेटर दॅन इक्वल टू लॅम्बडा. इथे कंडिशन सॅटिस्फाय होत नाही.
बरोबर. हो. त्याच्यामुळं. आता दुसरं बघा, आपण याचीच इंटेन्सिटी व्हॅरी करून बघू. इंटेन्सिटी समजतं ना तुम्हाला? हे इंटेन्सिटीचं दिलंय बघा बटन. इथून इंटेन्सिटी व्हॅरी केलं. आता इंटेन्सिटी मी कमी करतोय, तुम्हाला दिसतंय बघा. इंटेन्सिटी ज्यावेळेस हाय होती त्यावेळेस हा डार्क दिसत होता. इंटेन्सिटी कमी केली तर फेंट होत जाईल. इंटेन्सिटी व्हॅरी केली तरी पण इलेक्ट्रॉन बाहेर येत आहे का? यस सर. नाही येते. इंटेन्सिटी किती? आता इंटेन्सिटी 99% केली मी तरी इलेक्ट्रॉन बाहेर येत नाही. याच्यावरून तुम्हाला समजायला पाहिजे की जोपर्यंत प्रायमरी कंडिशन सॅटिस्फाय होत नाही तोपर्यंत इंटेन्सिटी किती पण वाढवा तुम्ही, तुम्हाला करंट भेटणार आहे का? नाही. करंट नाही भेटणार आपल्याला. नाही. म्हणजे आपल्याला इनिशियली काय करावं लागेल? प्रायमरी कंडिशन व्हॅरी करावं लागेल. मी ठीक आहे. बघा आता इथून वेव्हलेंथ चेंज करू आपण. वेव्हलेंथ चेंज करू आपण इथून. आता वेव्हलेंथ 601 केली. इंटेन्सिटी आपण करून ठेवू 2% इंटेन्सिटी केली. इंटेन्सिटी खूप स्मॉल आहे आणि लाईटची वेव्हलेंथ ते 601 नॅनोमीटर. तर आपल्याला इलेक्ट्रॉन बाहेर येताना दिसत नाही. आपण वेव्हलेंथ अजून कमी करू थोडी. 588 वेव्हलेंथ केली तरी पण इलेक्ट्रॉन बाहेर येत नाही. 578 केली. आता इलेक्ट्रॉन बाहेर येतोय बघा. दिसला इलेक्ट्रॉन बाहेर येताना. म्हणजे प्रायमरी कंडिशन सॅटिस्फाय झाली. लॅम्बडा नॉट ग्रेटर दॅन इक्वल टू लॅम्बडा सॅटिस्फाय आहे ना. एक इलेक्ट्रॉन बाहेर येतोय बघा. दिसतोय आपल्याला इथं. आणि जसा इलेक्ट्रॉन बाहेर येणं चालू झालं, ही इमिटर प्लेट झाली ना, कारण याच्यातून इलेक्ट्रॉन बाहेर येतोय आणि ही इलेक्ट्रॉन प्लेट इलेक्ट्रॉनला कलेक्ट करते. आणि इथं हे बघा गॅल्व्हनोमीटर मध्ये पण चेंज झाला ना. पहिला काटा कुठं होता? 0ला. आता काटा कुठं आला? 0 पेक्षा थोडासा पुढे आला. म्हणजे याने काय केलं? करंटला डिटेक्ट केलं. लक्षात आलं? चालतं. अजून आता आपण थोडी वेव्हलेंथ अजून चेंज करून बघू, कमी करू. तरी पण इलेक्ट्रॉन बाहेर येतोय. जशी लाईट पडते, हे बघा लाईट पडली, इलेक्ट्रॉन बाहेर आला. हे जे पडताना दिसते ना आपल्याला, हा फोटॉन आहे बरं. हा जो पार्ट दिसतोय ना, हा फोटॉन. म्हणजे एक फोटॉन एका वेळेस किती इलेक्ट्रॉनला बाहेर काढतो? हे पार्ट सगळ्यात इम्पॉर्टंट. या गोष्टीमुळे आइन्स्टाईनला नोबेल प्राइज भेटलेला आहे. 1 फोटॉन इजेक्ट ओनली 1 इलेक्ट्रॉन ऍट अ टाइम. म्हणजे असं कधीच होणार नाही की एक फोटॉन पडला आणि 2 इलेक्ट्रॉन बाहेर आले. नेव्हर पॉसिबल. 1 फोटॉन ऑलवेज इजेक्ट 1 इलेक्ट्रॉन. अजून आपण वेव्हलेंथ चेंज करू तरी पण येतोय बघा इलेक्ट्रॉन. हा फोटॉन आला, फोटॉन इन्सिडेंट झाला इमिटर प्लेटवर, इलेक्ट्रॉन बाहेर आला. हे करंट चेंज होत राहील. पुन्हा तरी पण हा फोटॉन येतोयच. पुन्हा समोर पुन्हा हे बघा फोटॉन येताना दिसतो. हा फोटॉन आला. अशा पद्धतीने हे भेटत राहील आपल्याला. म्हणजे तुम्हाला लक्षात काय आलं पाहिजे बघा, जोपर्यंत प्रायमरी कंडिशन सॅटिस्फाय होत नाही तोपर्यंत इलेक्ट्रॉन भेटत नाही. आणि एकदा प्रायमरी कंडिशन सॅटिस्फाय होत असेल तर प्रत्येक वेळेस आपल्याला इलेक्ट्रॉन भेटत राहील. त्याला फोटो इलेक्ट्रॉन म्हणतो आपण. आणि आपल्याला करंट पण भेटत राहील, म्हणजे फोटो करंट भेटत राहील. राईट? यस सर. आता प्रायमरी कंडिशन आपण सॅटिस्फाय ठेवली अशा. ही प्रायमरी कंडिशन सॅटिस्फाय आपली. आता इंटेन्सिटी व्हॅरी करू. आता इंटेन्सिटी किती होती? 2%. तर काय होत होतं? एक फोटॉन पडत होता, एक इलेक्ट्रॉन बाहेर येत होता. आता इंटेन्सिटी मी करतो. यस सर. इंटेन्सिटी आपण वाढू थोडी. इंटेन्सिटी आपण केली
9%. आता बघा इलेक्ट्रॉन बाहेर यायचा जो रेट आहे तो रेट इन्क्रीज झाला. इंटेन्सिटी अजून वाढू आपण थोडीशी. आणि इथं करंट पण वाढलं ना त्याच्यामुळे. पहिलं करंट कमी होतं, पुन्हा इंटेन्सिटी वाढू. आता बघा लाईट अजून फास्ट येते. आता करंट पहिल्यापेक्षा जास्त वाढलं, इथं दिसतंय आपल्याला गॅल्व्हनोमीटर मध्ये. अजून इंटेन्सिटी वाढू आपण. इंटेन्सिटी अजून वाढली, आता करंट अजून इन्क्रीज झालं आणि इलेक्ट्रॉन बाहेर यायचा रेट पण इन्क्रीज झाला. वी विल इन्क्रीज इंटेन्सिटी फर्दर. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे सर ते. राइट. इलेक्ट्रिक current is directly proportional to intensity, but only when primary condition satisfy. म्हणजे जोपर्यंत ही प्रायमरी कंडिशन सॅटिस्फाय तोपर्यंतच इंटेन्सिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आहे. त्याला पुन्हा इन्क्रीज करा. हे बघा आता जास्त यायला लागले आणि पण इन्क्रीज झालं. हो सर. 100% करून टाकू. हे बघा आता रेट बघा. येस सर. समजलं तुम्हाला? हो सर. Yes, sir. हो सर. Yes, sir. हो सर. बघा सोलार पॅनल मध्ये पण हो सर. सोलार पॅनल मध्ये पण तसंच Yes, होतं. sir. दिवसभरामध्ये मॉर्निंग, आफ्टरनून आणि इव्हिनिंग. तर दिवसभरामध्ये इंटेन्सिटी जास्त कधी असेल? आफ्टरनूनला. Afternoon. बरोबर. आफ्टरनूनला आफ्टरनून मध्ये. आफ्टरनूनला इंटेन्सिटी जास्त असेल. म्हणजे आपला जो सोलार पॅनल आहे तो सोलार पॅनल जास्तीत जास्त करंट कधी स्टोअर करणार आहे? आफ्टरनून मध्ये, ऍज कम्पेअर टू मॉर्निंग आणि इव्हिनिंग. येस सर. क्लिअर झालं? येस सर. ओके. ह्या दोन गोष्टी आपल्याला इथून कळाल्या बघा. आता मला सांगा, जे करंट आपल्याला भेटतं ते किती फॅक्टरवर डिपेंड असतं? कशा कशावर डिपेंड असेल ते? फोटो इंटेन्सिटी, इंटेन्सिटी. पण कधी? वेन प्रायमरी कंडिशन प्रायमरी कंडिशन सॅटिस्फाय. वन इट इज डिपेंड ऑन इंटेन्सिटी. अजून अजून सांगा. वेवलेंथ. वेवलेंथ कुणाची वेवलेंथ? याची सर. लाईटची वेवलेंथ. लाईट. बरोबर. म्हणजे Light fuel. वेवलेंथ ऑफ लाईट म्हणजे ती फ्रिक्वेन्सी ऑफ लाईट पण म्हणू शकतो ना. हो. दोन गोष्टीवर डिपेंड. इंटेन्सिटी ऑफ लाईट, फ्रिक्वेन्सी ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाईट. लाईट. अजून सांगा. अजून सर याच्यावर पण डिपेंड असेल ना ते आपण कोणचं घेतो मेटल, रुबिडियम किंवा सिलिकॉन. म्हणजे कशावर? नेचर ऑफ इमिटर प्लेट. हे इमिटर प्लेट आहे ना, इमिटर प्लेट. नेचर ऑफ इमिटर प्लेट वर डिपेंड असेल. समजा आता मी याला चेंज करून टाकलं. आता रुबिडियम घेतलं होतं, रुबिडियमच्या जागी सीझियम, तरी पण चेंज झाला बघा. हो सर. तुम्हाला दिसत नसेल चेंज, पण चेंज झालेलं आहे आता. कारण प्रायमरी कंडिशन सॅटिस्फाय म्हणून इलेक्ट्रॉन बाहेर येताना दिसतोय आपल्याला, पण ते सॅटिस्फाय झालेलं आहे. दिसतंय Yes, sir. sir. It depends on frequency of light or wavelength of light. Second, it depends on nature of plate, nature of emitter plate. Third, it depends on intensity of light, and it also depends on one more thing, voltage. आता सध्या तर आपण बॅटरी कनेक्ट नव्हती केली ओरिजिनल. या बॅटरीला विसरून जाईल, काही कामच नाही आपल्याला. 4 गोष्टीवर डिपेंड असतो. आपण बॅटरी कनेक्ट नसेल केली तरी पण आपल्याला इलेक्ट्रॉन भेटत राहणार आहे. बरोबर आहे? हो सर. Yes, sir. बॅटरी कनेक्ट नाही केली तरी पण इलेक्ट्रॉन भेटेल, पण बॅटरी कनेक्ट केली तर त्यात जो इलेक्ट्रॉन म्हणजे भेटेल तो जास्त व्हेलोसिटी जास्त असेल. ते नंतर डिस्कस करू. म्हणजे Yes, sir. हो सर. फोटो इलेक्ट्रिक करंट 4 फॅक्टरवर डिपेंड असतं. डिस्कस करू आपण वन बाय वन याला आता. Okay. Peguei 22. ओके. सो वन बाय वन इसको डिस्कस कर लेते हैं अभी. फोटो इलेक्ट्रिक करंट depends on number 1 frequency of light. Oh, झाला उड्या. Second, intensity of light.
नंबर थर्ड, नेचर ऑफ emitter plate. And number four, गप्पा टाकी voltage of battery. voltage of battery. Like क्या? Frequent supply and standard of voltage of battery. यही अपने को देखना है। देखो अभी वन बाय वन सबका देखेंगे अपन की फ्रीक्वेंसी वेरी करने पे करंट कैसे वेरी होगा, इंटेंसिटी वेरी करने पे करंट कैसे वेरी होगा, इमीटर प्लेट को चेंज करने पे करंट कैसे वेरी होगा, और वोल्टेज चेंज करने पे करंट कैसे वेरी होगा। तो ये तुमको एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा हुआ मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। वन बाय वन चालू करते हैं। सबसे पहले पार्ट देखते हैं अपन। यस सर। आई दही पर हुआ है। सबसे पहला पार्ट देखेंगे वेरिएशन ऐसा आ गया गप्पा इस of photo current, variation of photo current with frequency of light. With frequency of light. इसे समझने के लिए अपने ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये ग्राफ एक्स एक्सिस में अपन बनाएंगे फ्रीक्वेंसी और वाई एक्सिस में अपन बनाएंगे फोटो करंट। ये करंट जो होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए अपन इसको माइक्रो एम्पियर में मेजर करते हैं। तो करंट माइक्रो एम्पियर एंड एक साइड में फ्रीक्वेंसी किसकी, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी। तो एक तरफ फ्रीक्वेंसी का कुछ स्केल बना लेते हैं अपन और एक तरफ ये ऐसे बना लो। करंट यहाँ पे माइक्रो एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर, 3 माइक्रो एम्पियर, 4 माइक्रो एम्पियर, और यहाँ पे बना लो 100 चालू झालं 200 300 400 अभी 500 एंड सो ऑन। पर अपन ने जो इमीटर प्लेट ली, उस इमीटर प्लेट की भी कुछ ना कुछ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। तो उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को पकड़ लो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 300। सिचुएशन समझ में आ गई ना तुम लोगों के? जो लाइट गिरने वाली वो लाइट अपन वेरी करेंगे 100 200 300 400 ऊपर से आप ना वेरी कर सकते हैं। मटेरियल जो इमीटर प्लेट है उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज। मतलब जब तक फ्रीक्वेंसी 300 नहीं होती तब तक अपने को करंट नहीं मिलेगा। हाँ सर। तो ग्राफ कैसे नजर आएगा? देखो, जब मैंने फ्रीक्वेंसी 0 रखूंगा तो करंट भी 0 होगा। फ्रीक्वेंसी 0 इसका मतलब क्या, लाइट ऑन ही नहीं किया। अगर फ्रीक्वेंसी मैंने 100 कर दी, फ्रीक्वेंसी अगर 100 कर दी तो भी करंट 0, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कितनी चाहिए मुझे, 100 से ज्यादा, 300 से ज्यादा चाहिए, 300 या उससे ज्यादा, क्योंकि प्राइमरी कंडीशन क्या होती है, न्यू ग्रेटर देन इक्वल टू न्यू नॉट होती है। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो, इसलिए 100 हर्ट्ज पे भी करंट 0 दिखेगा। कमलेश, सिमिलरली 200 फ्रीक्वेंसी पे भी करंट 0 दिखेगा, लेकिन 300 पे करंट 0 नहीं दिखेगा, 0 से थोड़ा सा ज्यादा दिखेगा। तो ये थोड़ा सा ऊपर आएगा, ये थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा ऐसे। और जैसे अपन 400 फ्रीक्वेंसी करेंगे तो करंट फिर थोड़ा सा इंक्रीज होगा, 500 पे करंट और थोड़ा सा इंक्रीज होगा, 600 पे करंट और थोड़ा इंक्रीज होगा, 700 पे करंट और थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। मतलब मुझे जो लाइन मिलेगी वो स्ट्रेट लाइन मिलेगी ऐसे, इस तरह से। ये किसके बीच में का ग्राफ है? फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में का। जो ग्राफ कैसे आ रहा है, स्ट्रेट लाइन, लेकिन सेंटर से पास हो रहा है क्या? नहीं, ये सेंटर से पास नहीं हो रहा है, क्लियरली दिख रहा है अपने को। जिस फ्रीक्वेंसी से अपने को करंट मिलना स्टार्ट होता है, जिस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से, क्योंकि ये सभी तो फ्रीक्वेंसी है ना, लेकिन इसमें से जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जहां से करंट मिलना स्टार्ट होगा वो 300 है। तो इस फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की फिर अपन डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? देखो,
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जैसे अपन ने वर्क फंक्शन का डेफिनेशन लिखा था, थ्रेशोल्ड, कमलेश पेरे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इट इज इंडिकेटेड बाय न्यू नॉट। सॉरी सर ते चुकून झाले. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फिर अपन लिख सकते द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम वर्ड इंपॉर्टेंट है, जैसे वर्क फंक्शन में भी अपन ने देखा था द मिनिमम एनर्जी, कम से कम एनर्जी, और यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी for which electron start emitting from emitter plate, is called as threshold frequency. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हर एक मटेरियल के लिए सेम कि अलग अलग? डिफरेंट मटेरियल के लिए different. For different material, because work function is also different for different material. अब मान लो मैंने ऐसे ग्राफ बना दिया, एक मिनट, ऐसे ग्राफ बना दिया अपन ने, ये ग्राफ मैंने बनाया ये मेटल ए के लिए, और ये ग्राफ बनाया मैंने मेटल बी के लिए, दो मेटल, एक मेटल ए मेटल बी, एक तरफ ये फ्रीक्वेंसी और एक तरफ ये करंट माइक्रो एम्पियर में। इस ग्राफ से क्या बात पता चलती है अपने को? फ्रीक्वेंसी और करंट का ग्राफ है, क्या बात पता चलती है बोलो? किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है, ए की बी की? किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कम है, ए और बी? ए। किसका वर्क फंक्शन कम है, ए और बी? ए। वर्क फंक्शन ए का कम है। मुझे बोलो किसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए कम एनर्जी लगेगी? इलेक्ट्रॉन ए का राइट। ए का मतलब तुमको ये समझ में आना चाहिए, जो इसके पास होगा उसका वर्क फंक्शन कम रहेगा, जो इससे दूर होगा उसका वर्क फंक्शन ज्यादा रहेगा। यस सर। अब दूसरी और एक बात देखो, कौन से सिचुएशन में, सिचुएशन फर्स्ट और सेकंड में से कौन से सिचुएशन में जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी अगर मैंने दोनों को सेम एनर्जी प्रोवाइड की? किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ए की बी की? बी। ए की। फिर से क्वेश्चन को सुन लो अच्छे तरह से। मैंने दोनों के ऊपर सेम एनर्जी डाली, मतलब एनर्जी ऑफ लाइट सेम है दोनों के लिए, दोनों का वर्क फंक्शन अलग अलग है, दिख रहा है तुमको? तो किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, ए की क्या बी की? ए की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी ना, समझ गए क्या सब लोग? सर हाँ बोलो। ए ची कस काय जास्त असेल सर? बी। देखो अब मान लो दोनों के ऊपर मैंने एनर्जी डाल दी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये कौन सी एनर्जी? गिरने वाली लाइट की एनर्जी। अब तुमको एक बात तो पता है कि वर्क फंक्शन ए का कम है, बी का ज्यादा है, बराबर? तो ए का वर्क फंक्शन तुम लोग पकड़ लो कि ए का वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बी का इससे ज्यादा होगा, लेट से इसका है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मुझे बताओ, जब ए के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गिरेगी तो 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए चली जाएगी, कितनी एनर्जी बची? 2। तो 2 ये क्या रहेगी, काइनेटिक एनर्जी। राइट। सिमिलरली जब 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मेटल बी के ऊपर गिरेगी तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए लगेगी? तो कितना बचा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
दैट्स वाई किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई, एक ही की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई। बात समझ में आ गई है? यस सर। ओके ठीक है। यस सर। तर मी मल्टिप्लाय केलं तिथं. सर चलो ठीक है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन मुझे बोलो, सिमिलरली थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की डेफिनेशन अगर मुझे लिखनी है तो क्या लिखी जाएगी? अगर अपने को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की डेफिनेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे अपन? मिनिमम वर्ड यूज करेंगे कि मैक्सिमम? मॅक्झिमम मिनिमम और मैक्सिमम? द मिनिमम वेवलेंथ और द मैक्सिमम? मिनिमम मैक्सिमम। अभी देखा ना अपन ने पहले एक्सपेरिमेंट में, मिनिमम ज्यादा होगी नेचुरल वेवलेंथ से तभी तो आएगा। मतलब जब तुम्हें थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो तुम क्या लिखोगे? द मैक्सिमम वेवलेंथ, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी के जगह पे सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा तुमको यहाँ पे? मॅक्झिमम वेवलेंथ. मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर विच इलेक्ट्रॉन स्टार्ट इमिटिंग फ्रॉम इमिटर प्लेट इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। आ गई बात समझ में? पहला पार्ट समझ गए क्या तुम लोग? येस सर. यस सर। मतलब सर। जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तब तक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कुछ यूज है ही नहीं। ये कंडीशन या फिर ये वाली कंडीशन, लैम्बडा नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्बडा, ये था पहला पार्ट। अब चलते हैं सेकंड वेरिएशन की तरफ, क्योंकि अपन ने देखा था फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर। पहला तो देख लिया अपन ने फ्रीक्वेंसी का। इसका सिंपल ग्राफ याद रखना है कि ग्राफ इसका जो होगा ऐसे ग्राफ होगा, which means graph does not pass through center but it is straight line. अब सेकंड देखते हैं अपन, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ में वेरिएशन। आप लिख देते हो वेरिएशन ऑफ intensity of light, intensity of light। अब इंटेंसिटी ऑफ लाइट के साथ वेरिएशन देखना है। तो एक तरफ फिर से एक तरफ अब क्या करेंगे अपन, एक तरफ इंटेंसिटी बना लो। इंटेंसिटी का यूनिट क्या होता है? इंटेंसिटी का यूनिट लुमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं ना अपन, क्या यूनिट होता है उसका? पता है क्या? कैंडेला, हाँ फंडामेंटल क्वांटिटी कैंडेला यूनिट होता है उसका। अब देखो, अब पहले तो प्राइमरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है ऐसा पकड़ के चलो, और मैं इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूं तो मुझे करंट मिलेगा क्या? नहीं। मान लो सिचुएशन ऐसी कि न्यू इज लेस देन इक्वल टू न्यू नॉट, और मैं इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहा हूं तो मुझे कभी करंट मिलेगा क्या? नो. नहीं। है ना? मतलब जो इसका ग्राफ आएगा वो ग्राफ कैसे आएगा बोलो? इसका ग्राफ कैसे आएगा फिर? ऐसे ही। समझ पा रहे हो ना तुम? क्योंकि इंटेंसिटी तो बढ़ रही है लेकिन इंटेंसिटी, हाँ बोलो बोलो। लाइन पे रहेगा ना वो, ग्राफ बढ़ेगा ही नहीं. एक्स एक्सिस पे रहेगा ना, ऐसे ही रहेगा ना, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ रही है। करंट वाई एक्सिस में तो बढ़ ही नहीं रहा ना, करंट ऑलवेज जीरो, दैट्स व्हाई ग्राफ विल बी लाइक दिस। सिचुएशन ऐसी, और अब अपन ने ग्राफ बना दी। एक तरफ इंटेंसिटी, दूसरे तरफ करंट इन माइक्रो एम्पियर। अब बोलो ग्राफ कैसे आएगा? अब ग्राफ कैसे आएगा?
डायरेक्ट रिलेशन आएगा, अभी देखा ना अपन ने थोड़ी देर पहले इसमें। तो ग्राफ इस तरह से आएगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर। सेकंड ग्राफ समझा क्या तुमको? सेकंड ग्राफ नहीं समझा तो फिर से अपन वो देखते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। करो सर रिपीट करा है। देखो अभी यहाँ पे प्राइमरी कंडीशन पहले सेटिस्फाई कर देंगे अपन। तो प्राइमरी कंडीशन शॉर्ट वेवलेंथ मस्ट बी ग्रेटर देन दिस। प्राइमरी कंडीशन सेटिस्फाई, इंटेंसिटी को कम कर दो। इंटेंसिटी कम अभी। अब अपने को क्या दिख रहा है? देखो पहले एक फोटोन गिरा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर आया और करंट कितना है? 0 से थोड़ा सा ज्यादा है। अब इंटेंसिटी और बढ़ा दो। इंटेंसिटी और बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन को बाहर आने का रेट बढ़ गया, मतलब यहाँ पे करंट बढ़ गया। अब थोड़ा आगे चला गया ये कर्सर। इसके बाद ऑडियो बंद कर। म्यूट योरसेल्फ ऑल। हाँ, अब देखो ये फिर से बढ़ गया। मतलब जब प्राइमरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है। और जब भी कोई चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ही रहेगा ना। यस सर। दैट्स व्हाई इसका जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ फिर ऐसे आ जाएगा। यस सर। ये इस तरह से ग्राफ आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे एक फॉर्मूला भी बनाया जा सकता है। फिर फॉर्मूले में क्या लिख सकते हैं अपन कि जो करंट होगा, करंट को इंडिकेट करते हैं स्मॉल आई से, वो किसको प्रोपोर्शनल बोलो? करंट किसको प्रोपोर्शनल? इंटेंसिटी इंटेंसिटी को। डायरेक्टली करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। अब तुम लोगों को करंट का फॉर्मूला पता है क्या? चार्ज अपॉन टाइम इज कॉल्ड एज करंट। यस सर। है ना? करंट का एक फॉर्मूला होता है, साइड में लिखता हूं मैं। करंट I इज इक्वल टू Q बाई टी। ये तुमने 9-10 में देखा होगा। चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज करंट। मतलब Yes, मैं sir. फिर ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन टाइम। ऐसे भी लिख सकते हैं। फिलहाल इसको अब मैं रिमूव करता हूँ क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं अपने। अब मुझे और एक बात बोलो, इंटेंसिटी और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है? इंटेंसिटी और डिस्टेंस में इंटेंसिटी और डिस्टेंस में क्या रिलेशन? डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंटेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी ना, जाहिर सी बात है। जितना दूर जाओगे तुम बल्ब से उतना तुम्हारे पास लाइट कम आएगी, मतलब जो सनरेज रेज होगी वो कम आएगी। तो इंटेंसिटी और डिस्टेंस में रिलेशन होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये क्या? इंटेंसिटी। तो खाऊ राहिल ती ये इंटेंसिटी और ये अपना क्या है? करंट। करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। मतलब मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। क्लियर हुआ? ये तो ये सेकंड पार्ट में यही था बस। सेकंड पार्ट में तुमको ये ग्राफ याद रखना है। ये ग्राफ तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल होता ही नहीं। यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन पॉसिबल होता है हमेशा। और वैसे ये ग्राफ इंडिकेट करके भी दिया है तुमको एनसीईआरटी के बुक में, दिख जाएगा तुमको। नहीं तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ तुमको एक बार।
ये देखो कुछ इस तरह से ग्राफ आता है, किसके बीच में, फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच में, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर। और यहाँ से क्या क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है, दिस अबव इंडिकेट दैट जीरो इंटेंसिटी रिजल्ट इन जीरो फोटो करंट, मतलब जब इंटेंसिटी जीरो होगी, यहाँ पे देख पा रहे होगे तुम, तो करंट भी जीरो होगा। बाद में कीपिंग द फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, मतलब आगे की फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखो। इंक्रीज इन इंटेंसिटी इंक्रीजेस फोटो करंट, मतलब डायरेक्ट रिलेशन। और साथ में क्या बोला, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड पर सेकेंड प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, बराबर है, जितने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन उतने ज्यादा इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी जितना बढ़ाओगे उतने एक सेकंड के अंदर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना भी बढ़ जाएगा। चलो ये दो चीजें देख लिया अपन, अब तीसरी चीज देखते हैं अपन यहाँ पे। पहले दो वेरिएशन हो गए अपने। तीसरा क्या था अपने पास, तीसरा था नेचर ऑफ इमिटर प्लेट। तो नेचर ऑफ इमिटर प्लेट के लिए तुमको एक ही बात याद रखनी है, इसमें इसका ग्राफ वगैरह कुछ है नहीं। नेचर ऑफ इमिटर प्लेट, नेचर ऑफ इमिटर प्लेट में क्या याद रखोगे तुम, कि जितने भी अल्कली मेटल्स होंगे, अल्कली मेटल्स मतलब कौन से मेटल्स, अल्कली मेटल कौन से मेटल्स, अल्कली मेटल मतलब कौन से, एग्जांपल, सोडियम, हाँ आगे, सोडियम, रुबिडियम, Rubidium. सीजियम, इस तरह की उस लाइन में जो कुछ होगी वो अल्कली मेटल्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी दिखाएंगे जब उसके ऊपर विजिबल लाइट गिरेगी। मतलब alkali metal shows photoelectric effect when visible light incident on it. Alkali metal shows photoelectric effect when visible light incident on it. मतलब मुझे बोलो, अपने आस पड़ोस में जितने भी सोलर पैनल है उसके ऊपर की जो कवरिंग होगी वो कवरिंग हमेशा कौन से मेटल की होगी, अल्कली मेटल की होगी। मेटल। क्यों अल्कली मेटल की, क्योंकि सन से जो रेज आ रही है वो कौन सी है, विजिबल। उसमें यूवी भी होता है, उसमें यूवी भी होता है, लेकिन यू को रोक देता है ना कौन, एप्लेटन लेयर, ओजोन लेयर, ऊपर का जो अल्ट्रा, उसको छोड़ दो, बस इतना याद रखो तुम, क्योंकि तुम्हारे पास अगर विजिबल लाइट है, मतलब अपने घर का कोई भी लाइट, और अगर तुमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करना है, मतलब सोलर सेल बनाना है, तो उस टाइम पे अपन कौन से मेटल यूज करेंगे, अल्कली मेटल्स यूज करेंगे। और Yes, अगर sir. तुम्हारे पास ये मटेरियल है, जिंक, कैडमियम और मैग्नीशियम, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपने एनसीईआरटी में इतने गिवन है, तो इतने मटेरियल के बारे में याद रखना है तुमको। अल्कली मेटल के लिए कौन सी लाइट चाहिए, विजिबल, और जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम के लिए कौन सी लाइट चाहिए, तो उसके लिए बोलो कौन सी लाइट चाहिए, इसके लिए जिंक के लिए कौन सी लाइट चाहिए, यूवी लाइट। यूवी लाइट, वो तो पहले अपन एक्सपेरिमेंट में देख लिया था जब हर्ट्ज ने, लीनर्ड ने और हॉलोच ने बताया था, तो इसके लिए यूवी लाइट चाहिए। तो UV light shows photoelectric effect when zinc, cadmium, magnesium are used as emitter plate, and visible light shows photoelectric effect when alkali metals are used. अब मुझे एक बात बोलो, विजिबल लाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट में कौन सी लाइट ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, किसकी एनर्जी ज्यादा है, अल्ट्रावायलेट की कि विजिबल की? Ultraviolet. अल्ट्रावायलेट की। मतलब तुम देखो, अल्ट्रावायलेट और विजिबल, अब अल्ट्रावायलेट से स्ट्रॉन्गर कौन होता है, गैमा रे। अल्ट्रावायलेट से स्ट्रॉन्गर कौन सी लाइट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम लिखा था ना अपन ने, रेडियो से लेकर कॉस्मिक तक, सर एक्सरे। एक्सरे होता है। तो एक सवाल तुम्हारे मन में ये आना चाहिए कि व्हाई वी नॉट यूज एक्सरे फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, क्योंकि एक्सरे तो इन दोनों से स्ट्रॉन्गर है ना। तो अगर जिंक से यूवी लाइट इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकती है तो एक्सरे भी निकालना चाहिए।
क्योंकि यूवी लाइट की फ्रीक्वेंसी एक्सरे के फ्रीक्वेंसी से कम है। अब इसमें होता क्या है, देखो मान लो तुमने जिंक की प्लेट ले ली, जिंक प्लेट ले ली और जिंक प्लेट के ऊपर तुमने यूवी लाइट गिराया, तो क्या बाहर निकलेगा? इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। लेकिन अगर तुमने इस प्लेट के ऊपर, जिंक प्लेट के ऊपर एक्सरे गिराया, एक्सरे गिराया, तो अब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। अब इस टाइम पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का कन्वर्जन एनर्जी में हो जाएगा और एनर्जी बाहर निकलेगी। फिर से एक बार बताता हूं, देखो when UV light falls on zinc plate, electrons are ejected, but when X-ray falls on zinc plate, at that time electron are not ejected. इलेक्ट्रॉन का कन्वर्जन किसमें हो जाता है? एनर्जी में हो जाता है। आइंस्टाइन का फॉर्मूला E is equal to mc square. Energy can be converted into mass and mass can be converted into energy. अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन कौन है? मास। अब अगर एनर्जी एक्सरे के बराबर होगी, एक्सरे जैसी एनर्जी होगी, तो इलेक्ट्रॉन मास है, मास का कन्वर्जन एनर्जी में हो जाता है। मतलब उस टाइम पे एनर्जी बाहर निकलती, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलता। और अगर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा तो करंट नहीं मिलेगा। दैट्स व्हाई एक्सरे इज नॉट सुटेबल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर हुआ क्या? थोड़ा फास्ट हो गया। क्लियर हुआ कि नहीं समझा? यस सर. आपण ज्यावेळेस आपण एक्सरे वापरू त्यावेळेस इलेक्ट्रॉन बाहेर नाही येणार, इलेक्ट्रॉनचं कन्वर्जन एनर्जी मध्ये होईल E इज इक्वल टू mc स्क्वेअर नुसार। त्याच्यामुळे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट साठी दोनच लाईट वापरल्या जातात, एक तर विजिबल लाईट आणि एक तर यूव्ही लाईट, दोन पैकी एकच। इन्फ्रारेड वापरू शकतो का आपण? इन्फ्रारेड, इन्फ्रारेड नाही वापरू शकत आपण। का? इन्फ्रारेडची जी एनर्जी किंवा फ्रिक्वेन्सी आहे ती विजिबल आणि यूव्ही पेक्षा कमी आहे। त्याच्यामुळे आपण जो नॉर्मली प्रेफर करू तो नॉर्मली विजिबल लाईट अल्कली मेटल साठी असेल, झिंक, कॅडमियम, मॅग्नेशियम साठी यूव्ही लाईट असेल। हा झाला तिसरा पार्ट। चौथा पार्ट काय आपल्याकडे? चौथ्या पार्ट मध्ये व्होल्टेज ऑफ बॅटरी। आता आपल्याला याचा ग्राफ काढावा लागेल थोडासा। एका साइडला आपण घेऊ, एका साइडला आपण आता घेऊ कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल घेऊ। कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, कलेक्टर आणि एका साइडला तुम्ही घ्या करंट, या साइडला करंट इन मायक्रो एम्पियर। चला अगर डायग्राम दाखवतो मी तुम्हाला एक वेळेस। चल ही डायग्राम आहे आपली, बरोबर। आता पहिलं तर मला सांगा, मी जर बॅटरी कनेक्ट नाही केलेली तर इलेक्ट्रॉन बाहेर येईल का? नो सर. नो सर. नो सर. इलेक्ट्रॉन बाहेर येण्यासाठी बॅटरीचं असणं नसणं काही फरक नाही पडत, प्रायमरी कंडिशन असणं हे इम्पॉर्टंट आहे। पुन्हा एक वेळेस बॅटरी कनेक्ट हे बघा, याच्यात कुठे बॅटरी कनेक्ट दिसते तुम्हाला? या सिच्युएशन मध्ये बॅटरी कनेक्ट आहे का? नाही, तरी पण इलेक्ट्रॉन बाहेर येतात। हे बघा इलेक्ट्रॉन बाहेर येताना दिसतंय ना। म्हणजे पहिला पार्ट हे लक्षात ठेवा की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट साठी बॅटरी असणं नसणं काही गरजेचं नाही। असेल तर बेनिफिशियल आहे, कसं ते समोर बघू आपण, पण नसलं तरी पण आपल्याला भेटत राहील, राईट। चल आता मी काय करतो, आता माझ्याकडे दोन चॉईस आहे। इमिटर प्लेटला एक तर मी निगेटिव्ह पोटेन्शियलला ठेवू शकतो किंवा पॉझिटिव्ह पोटेन्शियलला ठेवू शकतो। कोणत्या पोटेन्शियलला ठेवणार सांगा? जर मला बॅटरी कनेक्टच करायची, बॅटरी कनेक्ट नाही केली काही फरक नाही पडत, पण मला बॅटरी कनेक्टच करायची, तर इमिटर प्लेटला निगेटिव्ह पोटेन्शियलला ठेवणार की पॉझिटिव्ह पोटेन्शियलला ठेवणार? पॉझिटिव्ह. नेगेटिव्ह और पॉझिटिव्ह? बघा जर मी या प्लेटला, इमिटर प्लेटला, ही इमिटर प्लेट आहे ना, याला पॉझिटिव्ह पोटेन्शियलला ठेवलं, याला जर पॉझिटिव्हला ठेवलं तर कलेक्टरला कुठं ठेवावं लागेल? निगेटिव्हला, बरोबर। असं ठेवलं, कसं ठेवायचं ते कसं कोण ठरवणार? कम्युटेटर की कनेक्शन करू शकतो ना मी। आता कनेक्शन जर करायचे तर कनेक्शन कसे करेल बघा, मी इथून याला कनेक्ट करून टाकेल, हे निगेटिव्ह, बरोबर, याला कनेक्ट केलं, असं झालं ना व्यवस्थित कनेक्ट, हा, आणि याला असं कनेक्ट करून टाकलं, झाले कनेक्शन।
आता याच्यामध्ये काय होईल बघा, आपल्याला एक गोष्ट तर माहिती आहे, पॉझिटिव्ह मध्ये काय असतं, अट्रॅक्शन का रिपल्शन, रिपल्शन. आणि पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह मध्ये अट्रॅक्शन. अट्रॅक्शन असतं. बघा आता न्यूट्रल प्लेट मधून जे इलेक्ट्रॉन निघाले, हे फोटो इलेक्ट्रॉन, यांना जायचं कुठे, पॉझिटिव्ह. यांना कुठं जायचंय, कलेक्टर प्लेट कडे, बरोबर आहे. येस सर. त्यांना जायचंय Yes, कलेक्टर प्लेट कडे. आता सगळ्यांची वेलोसिटी सेम असते का, जेवढे इलेक्ट्रॉन आतमधून बाहेर येईल सगळ्यांची वेलोसिटी सेम असेल का? नो सर. नो सर. का बरं? फोटो इमिटर प्लेट मधून इलेक्ट्रॉन बाहेर येत आहे खूप सारे, इथं दाखवतो मी एक वेळेस तुम्हाला. हा, हे बघा, याच्यातून इलेक्ट्रॉन बाहेर येत आहे, थोडी इंटेन्सिटी वाढवा, ठीक आहे. याच्यातून इलेक्ट्रॉन बाहेर येत आहे, एकापेक्षा जास्त करून. याच्यातून इलेक्ट्रॉन बाहेर येत आहे बघा. आता जेवढे इलेक्ट्रॉन बाहेर येत आहे सगळ्यांची व्हेलोसिटी सेम नसते, म्हणजे सगळ्यांची कायनेटिक एनर्जी सेम नसते. आता याच्यात बॅटरी कनेक्ट केलेली, त्याच्यामुळे याला स्किप करून टाका. पण सगळ्यांची जी कायनेटिक एनर्जी ती कधीच सेम नसेल. याचा रिझन बघा काय, पहिला हा पार्ट समजला. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मध्ये जे इलेक्ट्रॉन बाहेर येतील इमिटर प्लेट मधून सगळ्यांची कायनेटिक एनर्जी कधीच सेम नसेल, हे समजलं. आता याचं रिझन बघा, रिझन काय याचं, तुम्ही ही घेतली इमिटर प्लेट तुमची, ही इमिटर प्लेट घेतली आणि याच्यावर अशी लाईट पडते, हे लाईट पडते याच्यावर अशी, हे इलेक्ट्रॉन असे याच्यात प्रेझेंट असते. समजा जी लाईट पडते ती लाईट पडते 4 इलेक्ट्रॉन व्होल्टची, 4 इलेक्ट्रॉन व्होल्टची, आणि या मटेरियलचा वर्क फंक्शन आहे 3 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट, बरोबर. आता बघा, आता याच्यात असतात फोटॉन आहे ना, असे फोटॉन असतात. दुसरा याच्यात असे फोटॉन असते, असे फोटॉन. आता हा फोटॉन गेला, एक फोटॉन एका वेळेस किती इलेक्ट्रॉनला बाहेर काढतो, 1. एका इलेक्ट्रॉनला. मग हा फोटॉन गेला या इलेक्ट्रॉनला बाहेर, येस सर. हा इलेक्ट्रॉन बाहेर येईल, याच्याकडे कायनेटिक एनर्जी किती असणार आहे, वन इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. त्या फोटॉनकडे काय एनर्जी किती होती, 4 पैकी 3 बाहेर येण्यासाठी घेईल ना, आणि बाहेर आल्यानंतर शिल्लक किती राहील, 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. म्हणजे कायनेटिक एनर्जी शिल्लक किती राहिली, 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. आता नेक्स्ट टाइम बघा, हा फोटॉन, नेक्स्ट टाइम हा फोटॉन याला जाईल, याची पण कायनेटिक एनर्जी किती राहील, 1. समोरची लेअर याची पण कायनेटिक एनर्जी 1, याची पण कायनेटिक एनर्जी 1, सगळ्यांची कायनेटिक एनर्जी 1 झाली, बरोबर. आता याचे मागचे बघा, आता हे ज्या वेळेस बाहेर चाललं जातील याच्या मागचे इथंच राहणार आहे ना, मार्कर चेंज करतो मी. आता याच्या मागच्या नंतर याला भेटली समजा, आता याला हे डिस्टन्स जास्त कव्हर करावं लागेल ना, समजलं तुम्हाला. हो. हे जर डिस्टन्स जास्त कव्हर करावं लागेल, याचा अर्थ याला वर्क फंक्शन 3 तर लागणारच आहे, पण हे डिस्टन्स जास्त करायला अजून थोडी एनर्जी लागेल. म्हणजे ज्यावेळेस हा बाहेर येईल त्यावेळेस त्याच्याकडे कायनेटिक एनर्जी 1 असेल का 1 पेक्षा कमी असेल, 1 पेक्षा कमी असेल. 1 पेक्षा कमी असेल. समजा याच्याकडे राहिली 0.9 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट, याच्या मागे अजून एखादा इलेक्ट्रॉन असू शकतो, त्याची पण 0.8 असू शकते, मे बी किती असेल ते नाही सांगू शकत आपण, पण कमी असेल त्याच्यापेक्षा. म्हणजे समजलं तुम्हाला की इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम प्लेट डू नॉट हॅव इक्वल कायनेटिक एनर्जी. मॅक्झिमम किती असू शकते, जो पहिल्या लेअरचा असेल तो तिची मॅक्झिमम, 1 इलेक्ट्रॉन व्होल्ट. मिनिमम किती असू शकते, 0. हा सिंपल केस आहे बघा. क्लासरूम मध्ये सगळे विद्यार्थी बसलेले असतात, क्लास सुटल्यानंतर
दरवाजाच्या बाजूला जो विद्यार्थी बसलेला आहे तो लवकर बाहेर निघून जाईल, त्याला एनर्जी कमी लागेल ना. हो सर. पण दरवाजापासून दूर जो विद्यार्थी बसलेला आहे त्याला तेवढं डिस्टन्स चालत येणे, म्हणजे त्याला तेवढी एनर्जी जास्त युज करणे, म्हणजे तो बाहेर आल्यानंतर त्याच्याकडे एनर्जी जो पहिला विद्यार्थी दरवाजाच्या बाजूला बसला होता त्याच्यापेक्षा कमीच लागेल. हे झालं सिंपल डिफरन्स याचा. थोडं अलीकडे येऊ आपण आता. एक पार्ट आपल्याला इथून समजलं की इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड डू नॉट हॅव सेम कायनेटिक एनर्जी. ठीक आहे, मग एक लक्षात घ्या बरं, ज्यावेळेस मी कधी कायनेटिक एनर्जी म्हणतो त्यावेळेस मी फक्त कुणाच्या संदर्भात बोलतो? मॅक्झिममच्या संदर्भात, कारण रेंज व्हॅरी करते मॅक्झिमम टू मिनिमम. मधात आता समजा इलेक्ट्रॉन बाहेर आला तर आपण मी म्हटलं कायनेटिक एनर्जी 1 आहे, म्हणजे सगळ्यांची 1 आहे असं नाही, मॅक्झिमम 1 असेल, मिनिमम 0 असू शकते आणि बाकी सगळे त्याच्या मधात असेल. राईट. चला आता याला आपण या प्लेटला केलं पॉझिटिव्ह, याला केलं निगेटिव्ह कम्युटेटर कीचा युज करून. हा पॉझिटिव्ह आहे आणि याच्यातून बाहेर कोण येत आहे? इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉनकडे कोणता चार्ज असतो? नेगेटिव्ह. निगेटिव्ह पॉझिटिव्ह मध्ये काय होईल? अट्रॅक्शन. मग अट्रॅक्शन जर झालं, हा या इलेक्ट्रॉनला जायचं कुठं होतं? हा जो इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉनला इकडे जायचं होतं ना, कलेक्टर प्लेट कडे. मग हा पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह मध्ये अट्रॅक्शन आहे, म्हणजे हा पॉझिटिव्ह निगेटिव्हला ओढतोय ना. हो सर. मग त्याची कायनेटिक एनर्जी वाढेल का कमी होईल? कमी होईल. वाढेल सर. कमी होईल ना. हो सर, कमी होईल. स्वतःकडे ओढतोय. हो सर. स्वतःकडे ओढतोय तो, म्हणजे त्याची कायनेटिक एनर्जी कमी होणार आहे. कमी. म्हणजे प्लेट कडे जाऊ शकतो का? नाही सर. पण समजा एखादा खूपच होता, त्याच्याकडे कायनेटिक एनर्जी खूपच जास्त होती, तो समजा पुढे चालला गेला, समजा तो पुढे इथं आला, इथं पण चार्ज किती आहे कलेक्टर प्लेट निगेटिव्ह. तो येतोय तो कोण आहे? इलेक्ट्रॉन. त्याचा चार्ज पण काय? नेगेटिव्ह. सर रिपल्शन होईल. म्हणजे तो येऊ शकतो का कलेक्टर प्लेटला? नाही सर. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पॉसिबल आहे का? नाही. म्हणजे हो जर सर. बॅटरी लावायचीच असेल तर मी कधी मीटर प्लेटला पॉझिटिव्ह टर्मिनल लावल का? नाही सर, निगेटिव्ह लावा लागेल मला. जर मी पॉझिटिव्ह लावला तर त्याचा युजच नाही, कारण करंट वाढायच्या ऐवजी कमी 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 आणि एका स्टेजला 0 होऊन जाईल. 0. फायद्याच नाही आपल्या. लक्षात आलंय तुम्हाला? हो सर. क्लिअर झालं की? येस सर. येस सर. मला ह्या प्लेटला नेहमी कोणत्या पोटेन्शियलला ठेवावं लागेल? निगेटिव्ह पोटेन्शियलला ठेवावं लागेल. याला ठेवा निगेटिव्ह पोटेन्शियलला आणि याला ठेवा पॉझिटिव्ह पोटेन्शियलला. हे लक्षात आलं तुमच्या? हो सर. पुढचा पार्ट आपण उद्या डिस्कस करून घेऊ.